मान्यवर, जब तक चुनाव का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं, एक मुद्दा बार बार उठा गया कि विधानसभा और पंचायतों के चुनाव हुए, खून का कतरा नहीं बहा। लोकसभा के चुनाव हुए, खून का कतरा नहीं बहा। तो स्थिति अच्छी है, चुनाव होने चाहिए। और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में क्यों नहीं हुए? भाई, हम तो कहते हैं देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हो, आप ना बोलते हो। और यहां क्यों नहीं हुए, इसकी भी मैं बात करूं। मान्यवर, हम तो कहते हैं कल अभी हाँ बोल दे, कल मैं बिल लेकर आ जाऊं लोकसभा के अंदर और पूरे देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है मान्यवर। परंतु अभी, अरे सुन लो, बैठ के बात देख साहब, मैंने धैर्य से कान पर मशीन लगाकर सबको सुना है। मेरी अपेक्षा है सब मुझे भी सुने और आप मुझे रक्षण दीजिए साहब। दूसरा मुद्दा आया है कि दो चुनाव साथ में क्यों नहीं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदन के सामने, आपकी सारी बातों को सम्मान से मानने के बाद स्पष्ट करना चाहता हूं। श्रीमान, लोकसभा के चुनाव के अंदर सिर्फ 6 सीट होती है, प्रत्याशियों की संख्या कम होती है। हम सबको मालूम है, आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी स्थिति हम नहीं निर्माण कर पाए। सभी दल मिलकर, मेरा सामने विपक्ष में सभी दल मिलकर, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, मगर ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हो पाया कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दिए बगैर हम चुनाव कर पाए। तो विधानसभा के चुनाव कराने हैं, कम से कम 1000 प्रत्याशी बढ़ते हैं मान्यवर। 1000 प्रत्याशी, 1000 प्रत्याशियों के प्रचार, उनकी छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग, उनके गांव में जाने के दौरे, उनकी बड़ी सभाएं, सभी राष्ट्रीय नेताओं का गांव तक का दौरा, ये सारों को जो सुरक्षा कवर देने का मामला है, साथ अर्थ में सुरक्षा बलों ने अपनी असमर्थता चुनाव आयोग के सामने जाहिर की थी। ये चुनाव एक साथ अगर कराते हैं तो हम देश के बाकी हिस्सों में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी सुरक्षा बल की तैनाती करनी है और इसलिए हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। विधानसभा और लोकसभा, किसी को शौक नहीं राष्ट्रपति शासन के जरिए शासन करने का। आजाद साहब, हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं, ईश्वर की कृपा है, मोदी जी लोकप्रिय है, 16 सरकारें हैं साहब, हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं, 16 सरकारें, किसी को शौक नहीं है। मगर साच अर्थ में सुरक्षा कंसर्न के कारण ही चुनाव नहीं कराए गए थे। अब चुनाव क्यों नहीं कराए? इसलिए कि लोकसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के दौरान भी रमजान था, उसके बाद में अमरनाथ यात्रा आती थी, इसलिए चुनाव फिलहाल न कराने का सुरक्षा बलों का ही सजेशन था, जम्मू कश्मीर सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का था और ये फैसला चुनाव आयोग ने लिया। आदतन गुलाम नबी साहब बोल दिए कि आप करा दो चुनाव। हम कांग्रेस नहीं है साहब, हमारे समय में तो चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है। आप जब थे तब ऐसा था कि सरकार ही चुनाव करा देती थी, हम तो नहीं कराते, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, जो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। मान्यवर, मैं कैसे करा दूं बता? अगर मैं कराता हूं तो एक गिलास पानी पीकर अभी कह दूं चलो कल से चुनाव, मगर बाद में आप कहेंगे चुनाव आयोग भी आप चला रहे हो। मैं नहीं चलाता चुनाव आयोग, मेरे मन में भ्रांति भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। मान्यवर, चुनाव मैं नहीं करा सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि चुनाव कराने की स्थिति जब भी चुनाव आयोग मानेगा और सरकार को इंगित करेगा, हम एक दिन की भी देरी नहीं करेंगे, तुरंत चुनाव में। इतना मैं सदन को निश्चित रूप से कह सकता हूं। मान्यवर, अभी राम गोपाल जी शायद गलती से बोल गए हैं, मगर मैं एक बात रिकॉर्ड पर न रही इसलिए क्लियर करना, पूरा कश्मीर विवादित है, कुछ विवादित नहीं है राम गोपाल जी, ना कश्मीर विवादित है, ना पाक ऑक्यूपाई कश्मीर विवादित है, ये सब भारत का अभिन्न अंग है। मैं कश्मीर विवाद, मैंने कहा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारी है, उसकी भी बात साहब, आपकी भावना यही होगी, मगर आप आपका भाषण भी करेक्ट करा लीजिए, मैंने ध्यान से सुना। मैं ऐसा नहीं कहता आप मानते हैं, मगर रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए मैं बोल रहा हूं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि पीडीपी के साथ गठबंधन आपने क्यों करा। मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश की जनता को भी कहना चाहता हूं, पीडीपी के साथ हम गठबंधन करें,
ये हमारा फैसला नहीं था, जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला था। एक खंडित जनादेश मिला था हमें, और खंडित जनादेश भी इस प्रकार का मिला था कि जिसके अंदर कोई भी दो दल अगर इकट्ठा नहीं होते हैं तो बहुमत की संभावना ही नहीं। एनसी ने अपना रुख कायम कर दिया था, कांग्रेस ने अपना रुख कायम करते उनकी संख्या से सरकार बन नहीं सकती थी। मान्यवर कोई कम समय नहीं गया था, काफी समय तक उस वक्त भी राष्ट्रपति राज्यपाल शासन रहा। जब कुछ नहीं हुआ तब एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हम आगे बढ़े और हमने सरकार बनाई थी। मगर जब हमें लगा कि अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है, पानी सर के ऊपर जा रहा है, हमने तनिक भर भी देर नहीं करी, समर्थन वापस लिया और हम सत्ता से। ये सरल नहीं होता है गुलाम नबी साहब। एक उदाहरण बताए कांग्रेस पार्टी कि वो सत्ता में और छोड़कर निकले, एक उदाहरण मैं तो नहीं ढूंढ पाया। 55 की आयु मेरी भी हो गई, मिलता नहीं। हम तो छोड़कर निकले हैं साहब, और कश्मीर के लिए निकले हैं, घाटी के लिए निकले हैं, कश्मीर की जनता के लिए। महोदय, उस वक्त वहां जब राज्यपाल शासन लगाया गया, उस वक्त भी पूर्ण प्रयास किए गए थे कि सरकार बने। वोरा साहब गवर्नर थे और सरकार बनाने के पूरे प्रयास किए थे, मगर जब कोई आया नहीं तो राष्ट्रपति शासन हुआ। मान्यवर डेरेक ओबेरॉय जी बड़े सम्मानित नेता है और उनके मन में थोड़ा मेरे विभाग के लिए मलाल है कि हमने 2 एडवाइजरी इश्यू कर दिए एक सप्ताह के अंदर वेस्ट बंगाल को। और उन्होंने मुझे पूछा मान्यवर कि आपने बिहार को क्यों नहीं करा, इतने बच्चे मरे। मुझे लगा इतने वरिष्ठ, मैं तो थोड़ा कंफर्म ही था, फिर भी मुझे लगा इतने वरिष्ठ नेता, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ये कह रहे हैं तो मुझे क्रॉस चेक करना चाहिए। मैंने डिटेल मंगाया। ओबेरॉय साहब, आपके जानकारी के लिए गृह मंत्रालय आवश्यकता अनुसार व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए ही एडवाइजरी इश्यू करता है। हेल्थ कारणों के लिए एडवाइजरी इश्यू करने का अधिकार उत्तर प्रदेश भी कहता हूं, बैठे ना, उत्तर प्रदेश भी कहता हूं। और हमने आपको एडवाइजरी इश्यू कोई स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के लिए नहीं की, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए एडवाइजरी की है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर खतरा है। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको कहना चाहता हूं, एक भी राजनीतिक कार्यकर्ता की राजनीतिक कारणों से हत्या नहीं हुई है हमारी सरकार बनने के बाद। राजनीतिक कार्यकर्ता, अरे सदन के अंदर ये मसला उठाने की जगह मेरा तो अपील है, और मैं इस ग्रुप के माध्यम से सुश्री ममता बनर्जी को भी अपील करना चाहता हूं कि वहां शांति जल्दी बहाल हो। आपका संवैधानिक दायित्व है और तुरंत करना चाहिए, और सलाह देने का मान्यवर मेरा अधिकार है, तुरंत करना। ये जो पॉलिटिकल किलिंग्स हो रहे हैं, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं, इसको रोकना चाहिए, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। मान्यवर, एक उन्होंने बताया कि प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि ये जो आरक्षण का विधेयक है वो यहाँ पारित करने के बाद विधानसभा में पारित करने की जरूरत है या नहीं। जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से आचार्य जी को बताना चाहता हूं, जरूरत नहीं है। अभी विधानसभा के सारे अधिकार यही 2 सदनों में निहित है। यहाँ जो कानून बनता है वो अंतिम स्वरूप लेता है, परंतु जब भी असेंबली अस्तित्व में आएगी वो अगर इसमें बदल करना चाहती है तो उनके अधिकार बने हुए हैं। आपने पूछा था इसलिए मैंने आपको बताने का कष्ट किया। डेरेक ओबेरॉय साहब ने एनआरसी की बात करी, उनका एक नजरिया हो सकता है, उनकी पार्टी का नजरिया स्पष्ट भी है, चुनाव में भी बोले हैं, और सब पार्टियों को अपना नजरिया रखने का अधिकार है मान्यवर। मगर मैं सरकार का संकल्प आपके माध्यम से गृह के सामने दोहराना चाहता हूं। ये सरकार मानती भी है और चाहती भी है कि घुसपैठ रोकनी चाहिए और घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए। इसलिए हम एनआरसी के लिए मान्यवर कटिबद्ध हैं।
इन्होंने थोड़ा हमें ना बोलते हैं मगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने का भी प्रयास किया कि वो हिंदुओं को क्या, हिंदू भी परेशान है, कुछ हिंदू आत्महत्या कर लिए, हिंदू शरणार्थियों के लिए भी ये सरकार कमिटमेंट है। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर सारे हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रहे हैं। ये आपके लिए मैं आज स्पष्ट करता हूं।